कारेल वसाक। मैं कारेल वसाक करवा रहा हूं तो मेरे एक चीज याद आ रही है। जब मैंने आपको स्वतंत्रता करवाई थी ना, तो स्वतंत्रता के लास्ट में ना वो गलती रह गई थी एक, सुधारते सुधारते भी उसमें गलती ये रह गई थी कि अदृश्य हाथ का जो विचार है वो किसका है? एडम स्मिथ का है, वो सही कर लेना। योग्यतम की उत्तरजीविता वो दरअसल है तो किसकी? डार्विन की है, वो ये याद रखना, वो डार्विन की है। लेकिन उसको समाज में कौन लागू करता है? हाँ, तो वास्तव में वो है किसकी? हाँ, और वो नकारात्मक उदारवाद से जुड़ी, दोनों अदृश्य हाथ भी है वो भी नकारात्मक उदारवाद से जुड़ा हुआ है, और जो योग्यतम की उत्तरजीविता है वो भी नकारात्मक उदारवाद से जुड़ी हुई है। क्योंकि हर्बर्ट स्पेंसर उससे रिलेटेड कर लेते हैं उसको, वो सुधार लेना। अब बिल्कुल भूल जाओ उनको, आपको याद है सारी चीजें। अभी मत देखना वो कहाँ रख दिया नोट्स, वो पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा नोट्स जहां भी है मिल जाएगा आपको। कारेल वसाक, कारेल वसाक कहता है कि जो ह्यूमन राइट्स है ना, उनकी कितनी पीढ़ियां? 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, इतना ही आएगा। थ्री जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कौन सा विद्वान है जो मानवाधिकार की 3 पीढ़ियों की चर्चा करता है? कारेल वसाक। हम तीनों पीढ़ियां करेंगे। एक है प्रथम पीढ़ी, फिर है दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी के अधिकार, अगर हम टाइम वाइज देखें तो प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार आए थे वो आए थे 18वीं और 19वीं सदी में। फिर आ गया दूसरी पीढ़ी के अधिकार आए 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, पूर्व में। और तीसरी पीढ़ी के अधिकार आए, वो आए 20वीं सदी के उत्तरार्ध में। अब इस उत्तरार्ध को क्या बोलोगे आप? 1945 के बाद। पूर्वार्ध उत्तरार्ध तो आप जानते हैं। 1950 से पहले क्या होता है? 1950 20वीं सदी का पूर्वार्ध है, और 1950 के बाद उत्तरार्ध है। 1901 लगते ही कौन सी सदी शुरू हो गई थी? 20वीं सदी। और 2001 लगते ही 21वीं सदी। तो ये शुरुआत के 50 60 70 साल मान लो, और उसके बाद के है। तो 20वीं सदी का पूर्वार्ध और 20वीं सदी का उत्तरार्ध, ये तो हमने टाइम बांध दिया। अब आगे कि ये अधिकार कौन से थे, अब हम इनकी चर्चा करते हैं। इसमें जो अधिकार मिले ना, वो थे नागरिक व सामाजिक अधिकार। इसमें जो अधिकार मिले थे वो थे, सॉरी माफी चाहूंगा, नागरिक व राजनीतिक अधिकार। अब इसमें जो अधिकार मिले वो थे सामाजिक व आर्थिक अधिकार। सामाजिक नहीं, माफी चाहूंगा, सामाजिक आर्थिक, क्योंकि बड़े छोटे छोटे शब्द नहीं। वह कौन से अधिकार? सांस्कृतिक अधिकार। और इसमें जो अधिकार मिले था वो थे सॉलिडरिटी के, या कौन से अधिकार? सामूहिकता के अधिकार या सामूहिक। सॉलिडरिटी के अधिकार। अब देखिए सिंपल सा है, ये नागरिक और राजनीतिक अधिकार कौन से देशों में मिलते हैं? चलो पहले यहां से शुरुआत करते हैं। अब दुनिया करते हैं, कौन सी दुनिया मिलते हैं? ये प्रथम दुनिया में मिलते हैं। ठीक है, प्रथम दुनिया में मिलते हैं, या ऐसा करते हैं कि ये पाए जाते हैं कहां? उदारवाद में ये पाए जाते हैं। अब ये कहां पाए जाते हैं बताओ?
समाजवाद में या साम्यवाद में ये पाए जाते हैं, इनकी चर्चा ऐसा कर नहीं सकते। अब हमारे पास 3 शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता कहां है? इनमें स्वतंत्रता किसमें है? उदारवाद में राजनीतिक और अधिकार जिन देशों में मिलते हैं वो उदार पूंजीवादी लोकतांत्रिक देशों में मिलते हैं, तो वहां समानता नहीं पाई जाती, बल्कि वहां क्या पाई जाती है? स्वतंत्रता पाई जाती है। यहां आ गई स्वतंत्रता, यहां आ गई समानता। अब क्या बच गया? सामूहिक जो चीजें होती है सॉलिडरिटी से, वो क्या लेके आती है? बंधुत्व लेके आती है। तो इस तीसरी पीढ़ी के अधिकारों का संबंध काय से है? बंधुत्व से। अब हम अगला वर्णन करेंगे, जो प्रथम पीढ़ी के जो अधिकार थे, फर्स्ट जनरेशन के जो अधिकार थे, वो हमें कहां दिखते हैं? तो हमें वो दिखते हैं अगर वैश्विक लेवल के ऊपर देखें तो वो भारत में कहां दिखते हैं? चलो इतना ही बता दो। इस प्रथम पीढ़ी के अधिकार फंडामेंटल राइट्स में दिखते हैं, ये वाले अधिकार फंडामेंटल राइट्स में, गुड। और ये कहां दिखते हैं? ये नीति तत्वों में दिखाई देते हैं, ठीक है। और ये कहां मिलते हैं? ये थोड़े से हमें मिलते हैं अनुच्छेद 29 और 30 में मिलते हैं, वो ये वाले अधिकार। अब आ गया ये वैश्विक लेवल के ऊपर देखें तो प्रथम पीढ़ी के अधिकार हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर मानवाधिकारों की चर्चा करें तो कहां मिलते हैं? ये मिलते हैं जो ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा, उसमें मिलते हैं। और उसके बाद एक अंतर्राष्ट्रीय परसविदा हुई थी, एक उसको बोलते हैं कन्वेंशन हुआ था, जिसको 1976 में लागू किया गया। ये बहुत ही ज्यादा पूछते हैं आगे, मानवाधिकार आपके ना ह्यूमन राइट्स टॉपिक है, उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको अच्छी तरह से। तो यूएन जब पढ़ेंगे तब भी अपन पढ़ लेंगे उसको, और मानवाधिकार में पढ़ेंगे। ये कन्वेंशन हुई थी 1966 में। उस परसविदा का नाम क्या है? नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की, अंतरराष्ट्रीय नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की परसविदा। और ये किसकी? यूएनओ। जैसे हमें ये अधिकार में ये थे ना यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, तो इसके ये ऐसी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। एक का नाम तो है वो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, दूसरी का जो नाम है वो ये नाम है नागरिक व राजनीतिक अधिकारों की परसविदा, और तीसरी का जो नाम है वो है सामाजिक आर्थिक व सांस्कृतिक अधिकारों की परसविदा 1966। उसमें ये सब जुड़े हुए 1966 में। ये दोनों परसविदा इसको बताती है। इसके बारे में अभी कोई भी विचार अंतरराष्ट्रीय स्तर का हुआ तो है, लेकिन इंप्लीमेंट बहुत अच्छे से नहीं हुआ। इसमें अपने को मिल जाएगा 1972 का कौन सा? स्टॉकहोम। इसकी चर्चा कर लेंगे, ये तो हम एक क्षेत्र को पकड़ रहे हैं। 1992 का रियो डी जनेरियो का कौन सा समिट? अर्थ समिट। यह पता है 1992 में ब्राजील का एक महत्वपूर्ण शहर है रियो डी जनेरियो, वहां पृथ्वी सम्मेलन हुआ था धरती को बचाने के लिए। बड़ा बड़ा एक बार इतना ही मान लेते हैं। तो 1992 का रियो जनेरियो का कौन सा सम्मेलन? पृथ्वी सम्मेलन। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल, जापान में जो फैल हो गया आजकल ग्रीन हाउस गैसों वाला, वो क्योटो प्रोटोकॉल। अब हमारे पास कितनी पीढ़ियों के अधिकार है? 3। ये दोनों पीढ़ियों के अधिकार आपके रटे पड़े हैं। मुद्दे तो कौन सा है? तीसरी पीढ़ी के अधिकार में, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और चर्चा कर लेते हैं। पहले मैं ये बता दूं, आम नागरिक अधिकार कौन से होते हैं, फिर वापिस आ जाएंगे यहीं और यहीं घूमेंगे अपन आज। ठीक, समझ में आ गया। नागरिक अधिकार, देखिए हमने प्रथम पीढ़ी के अधिकारों में हमारे पास कितने अधिकार है? 2 अधिकार है। कौन कौन से? नागरिक और राजनीतिक अधिकार। नागरिक हम बार बार नहीं करेंगे फिर, है ना इनको। और राजनीतिक अधिकार।
नागरिक अधिकार। इसमें जो पहले अधिकार की जो मांग उठी थी वो था सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा? जीवन का अधिकार। इसी में आता है वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार, लिखने का, पढ़ने का, अपने आप को व्यक्त करने का। इसी में आता है फिर संपत्ति का अधिकार। प्राण और देह की स्वतंत्रता कहां आती है बताओ? जीवन के अधिकार में आती है। मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध भी जो अधिकार होते हैं वो कौन से होते हैं? वो नागरिक अधिकार होते हैं, सुनवाई का अधिकार। इसी में आते हैं विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समता का अधिकार। इसी के तहत आता है अनुबंध का अधिकार। ये कौन सा अधिकार होता है अनुबंध का? कॉन्ट्रैक्ट। आप अगर मानसिक श्रम करते हैं, उसको तन और मन के स्वामी है, आप चाहे उसको ये बेच सकते हैं। बेचते हैं तो आप उसके साथ क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये मूलतः लाया गया था गांव से किसानों को निकाल के फैक्ट्रियों में मजदूर बनाने के लिए। इन मजदूरों से कहा गया कि तुम किसी भी पूंजीपति के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। जबकि पहले सदियों तक एक किसान एक ही गांव में रहता हुआ एक ही सामंत से शोषित होता था। अब उसको छूट दी गई तो गांव छोड़ फैक्ट्रियों में आ, आज इस फैक्ट्री में, कल उसमें जा, परसों जहां तेरे को अच्छी दिहाड़ी मिल रही है उनके साथ तू क्या कर? अनुबंध कर। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट का ये अधिकार देखा। तो ये कौन से अधिकार है? नागरिक अधिकार है। अब आगे राजनीतिक अधिकार। वोट का सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, किसका नारा है? बेंथम। व्यक्ति एक होगा, उसका एक ही वोट डालेगा, उसका मोल भी क्या होगा? एक। एक व्यक्ति का एक वोट एक ही गिना जाएगा। ये नहीं कि अमीर के दो गिने जाए और गरीब का एक गिना जाए। वोट का अधिकार। सार्वजनिक पद को प्राप्त करने का अधिकार, यानी चुनाव में संघ बनाने का अधिकार। कौन सा संघ? राजनीतिक संघ, दबाव समूह, ये सब संघ बनाने का अधिकार। उसके बाद है सरकार की आलोचना या फिर समर्थन करने का अधिकार। आलोचना का समर्थन करो। और सरकारी कार्यों में या सरकारी निर्णयों में काय का अधिकार? सहभागिता का अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार है ना, इनके लिए जरूरी होता है कि व्यवस्था वास्तव में कैसी हो? लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो ये लोकतंत्र में पाए जाते हैं, तो राजनीतिक अधिकार होते हैं। तो ये सब हमने कौन से अधिकार किए हैं? ये राजनीतिक अधिकार किए। वोट का, सार्वजनिक पद का, संघ, सरकार की आलोचना और राजनीतिक कार्यों में, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में, पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन का या सहभागिता का अधिकार। अब ये जो अधिकार पाए जाते हैं इनका समर्थन कौन करते हैं आप बताओ? अब आप ये तो बताना आपको ही पड़ेगा। हाँ, वेरी गुड। इनका समर्थन करते हैं क्लासिकल लिबरलिस्ट, इनका समर्थन करते हैं इच्छा स्वेच्छातंत्रवादी, इन्हीं का समर्थन करते हैं। ये कौन से देशों में पाए जाते हैं? पूंजीवादी देशों में पाए जाते हैं, उदारवादी पूंजीवादी देशों। अब देखिए, ये तो हमने अधिकार कर लिए। अब बताओ दूसरी पीढ़ी के अधिकार कौन से थे? वो थे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। इनकी चर्चा करते हैं। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार। हम इनको ना ऐसे अलग बंटवारा नहीं करें। सामाजिक अधिकारों में है कौन से अधिकार? लैंगिक अधिकार। अभी एक साथ करेंगे हम। इसी के तहत आता है क्या प्राप्त करने का अधिकार? शिक्षा का अधिकार। इसी में आता है स्वास्थ्य का अधिकार। इसी में आता है रोजगार का अधिकार। इसी में आता है आपके रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार। रोटी, कपड़ा व मकान का अधिकार। ये सामाजिक, आर्थिक और इसी के तहत आते हैं आपके फिर भाषा, लिपि और जो संस्कृति की सुरक्षा के अधिकार आते हैं, उनको मान लो आप।
भाषा, लिपि और संस्कृति। ये अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये अधिकार सारे सामाजिक आर्थिक, ये मूलतः ये अधिकार कौन से कहलाते हैं? इनको हम कौन से अधिकार बोलते हैं? सामाजिक आर्थिक अधिकार बोलते हैं। अगर हम इस अधिकार को छोड़ दे तो ये है, ये सारे सामाजिक, ये एक साथ बोला जाता है। और इसमें हम इसकी भी चर्चा कम करते हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, रोटी, कपड़ा और मकान के अधिकार है। ये अधिकार की चर्चा जो शुरुआती चर्चाएं करता है वो करता है अच्छी तरह से कार्ल मार्क्स। तो ये अधिकार कौन सी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं? ये समाजवादी व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। और समाजवाद में अब है उदार समतावाद, और अब है कल्याणवाद या कल्याणकारी राज्य। अब है लोकतांत्रिक समाजवाद। अब है आधुनिक उदारवाद। यहां क्या पाया जाता है फिर? ये तो समाजवाद में पाए जाते हैं। यहां क्या पाया जाता है? समाजवाद में थोड़ा सा साम्यवाद टाइप समाजवाद कर लो। उदार समतावाद कल्याणकारी या कल्याणवाद या कल्याणकारी राज्य में, लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य में और आधुनिक उदारवाद में दोनों ही पाए जाते हैं। स्वतंत्रता और समानता, नागरिक और राजनीतिक अधिकार भी और सामाजिक और आर्थिक अधिकार, इनमें दोनों ही पाए जाते हैं। ठीक, अब हमारे पास जिसकी हमें याद रखना, ये तो हमें 20 बार कर चुके। जब न्याय की शुरुआत की थी तब भी हम इनको कर रहे थे। हमारे लिए जरूरी है थर्ड जनरेशन के अधिकार करना। थर्ड जनरेशन के अधिकार है ना, पहले की 2 जनरेशन के पीढ़ियों के अधिकारों से अलग हैं। अधिकारों के लिए यह कहा जाता है कि ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, क्योंकि राज्य व्यक्ति के मामले में हस्तक्षेप करता है। इसलिए राज्य को रोकने के लिए और व्यक्ति के आत्मविकास को पूर्ण करने के लिए बीच में क्या खड़ी कर दी जाती है? एक अधिकारों की दीवार खड़ी कर दी जाती है। आपने कभी अधिकार पढ़े होंगे, हमारे मूल अधिकार, कि राज्य व्यक्ति की विचार और अभिव्यक्ति में बाधा खड़ी नहीं करेगा। तो राज्य को विचार अभिव्यक्ति में बाधा खड़ी करने से रोक दिया गया है। राज्य समानता को लैंगिक या फिर धार्मिक या जातीय रूप से किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं करेगा। वो किसी की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनेगा। तो ये किसके विरुद्ध में है? राज्य के विरुद्ध में। तो हमने देखा कि अधिकांश जो अधिकार होते हैं वो राज्य के विरोध में होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार होते हैं कि जो राज्य के विरोध में भी होते हैं, दूसरे समूह के विरोध में भी होते हैं और दूसरे व्यक्ति के विरोध में भी होते हैं। अब आ गया बच्चों का शोषण, बाल मजदूरी। तो बाल मजदूरी राज्य भी करवा सकता है, बाल मजदूरी एक व्यक्ति भी करवा सकता है, और बाल मजदूरी एक समूह भी करवा सकता है। अस्पृश्यता एक व्यक्ति कर सकता है, पूरा एक समूह कर सकता है, उच्च वर्गीय समूह, और राज्य भी अस्पृश्यता का व्यवहार कर सकता है। सरकार भी कर सकती है अस्पृश्यता का व्यवहार, कोई नेता कर सकता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि हालांकि अधिकारों के लिए हम कहते हैं कि ये राज्य के विरोध में होते हैं, लेकिन हमने देखा कि कई ऐसे अधिकार होते हैं जो कोई व्यक्ति भी छीन सकता है और कोई समूह भी छीन सकता है, तो उससे भी रक्षा करना जरूरी होता है। तो आम तौर पे होता है अधिकार किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध होते हैं। अब हमने जो अधिकार देखते ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार थे। जीवन की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति है, या समानता के जो मुद्दे हैं, या किसी को रोजगार चाहिए, किसी को शिक्षा चाहिए, तो इंडिविजुअल मुद्दे होते हैं। मुझे शिक्षा चाहिए, मुझे विचार अभिव्यक्ति करनी है, ये समूह का मुद्दा नहीं होता। तो जो पहली और दूसरी पीढ़ी के अधिकार थे ये राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार थे। राज्य के विरुद्ध इंडिविजुअल राइट्स थे, इंडिविजुअल राइट्स, स्टेट के खिलाफ ये इंडिविजुअल राइट्स थे। अब आए कौन सी पीढ़ी के अधिकार? तीसरी पीढ़ी के अधिकार। तीसरी पीढ़ी के अधिकार जो सॉलिडरिटी और बंधुत्व के ऊपर आधारित और सामूहिकता के ऊपर आधारित है, ये राज्य के विरुद्ध समूह के अधिकार है।
और इसके कई बार तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फैल जाते हैं कि पूरे सारे राष्ट्र मिलके ना और किसी समूह के अधिकारों का हनन करते हैं। ये रोहिंग्याओं का जो प्रकरण है ना, या फिर ये जो है ना, इनको अपन क्या बोलते हैं, प्रवासियों का जो संकट है। तो प्रवासी एक होता है, प्रवासियों का समूह होता है, रोहिंग्याओं का एक समूह होता है। तो अप्रवासियों के जो अधिकार है ना, ये फर्स्ट पीढ़ी के हैं, सेकंड पीढ़ी के हैं, थर्ड के हैं। गुड, अब थर्ड के हैं, क्योंकि किसी एक अप्रवासी का अधिकार नहीं होता, सारे अप्रवासी कहते हैं कि हमें क्या मिले, रोहिंग्या ना। एक रोहिंग्या नहीं कहता कि मुझे स्वतंत्र दो, वो पूरे रोहिंग्या है जिनको स्वतंत्रता और समानता की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि जो थर्ड पीढ़ी के अधिकार है, राज्य के विरुद्ध पूरे समूह के अधिकार होते हैं। एक सिंपल से मुद्दे से समझते हैं। मैं कुछ अधिकार लिखता हूं, फिर इससे जो आपके समझ में आ जाएगी। मैं आपको कौन सी पीढ़ी के अधिकार करवा रहा हूं? मैं आपको तीसरी पीढ़ी के अधिकार करवा रहा हूं। तीसरी पीढ़ी, थर्ड जनरेशन। और ये कब आए हैं? मूलतः 1945 के बाद आए। ऐसा इनको ना कोई हार्ड फास्ट बंटवारा तो है नहीं। ये जो जातीय अधिकार या नरजातीय अधिकार, जातीय नरजातीय, कुछ ये दोनों होते अलग अलग है, लेकिन एक बार अपन कर लेते हैं, दोनों को कर लेंगे। नरजातीय अधिकार जो भारत में जो दलित मांग रहे हैं, ग्रीमा वगैरह, ये एक दलित मांग रहे हैं सबको चाहिए, ये तो सामूहिक मांगे होती है। तो थर्ड पीढ़ी के अधिकार हैं वो सामूहिक अधिकार होते हैं, पूरे समूह के अधिकार होते हैं। ये जो अश्वेत ब्लैक लाइव्स मैटर है, एक ब्लैक को चाहिए, सब ब्लैक को चाहिए, सबको चाहिए, तो ये समूह के अधिकार होते हैं। पर्यावरणीय अधिकार बताओ कैसे होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग होगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेंगे, पराबैंगनी किरणें आएगी, तो किसी एक को प्रभावित करे या पूरी दुनिया को? तो पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, तो पूरे समूह को प्रभावित करती है। तो पर्यावरणीय अधिकार। शांति का अधिकार कैसा है? एक को नहीं चाहिए, अशांति फैलेगी तो क्या प्रभावित होगा? पूरा समूह प्रभावित होगा, पूरा संसार प्रभावित होगा। तो ये शांति का अधिकार। परमाणु बमों की जो खिलाफत है वो आप बताओ। एक व्यक्ति परमाणु बम चलेगा, एक व्यक्ति थोड़ी मरेगा, क्या मरेगा? पूरा समूह मरेगा, तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। तो ये है समूह के अधिकार। अच्छा, अब आ गया ये वैश्वीकरण से उपजे जो खतरे हैं। इस वैश्वीकरण की वजह से क्या आती है? कई बार मंदी आती है। इस वैश्वीकरण की वजह से जो तकनीकी संकट आते हैं, और देखो आप ये जो ना, ये जो बग्स आते हैं, इनको क्या बोलते हैं? ये साइबर वाला कौन प्रभावित होता है? वायरस आते हैं तो सबके कंप्यूटर क्या हो जाते हैं? हैक हो जाते हैं। तो ये तकनीकी अधिकार जो आजकल हम मांग रहे हैं, पूरा समूह मांग रहा है, जो हैक के विरोध और ये वायरस के विरुद्ध जो मांग रहे हैं। ये मंदी अप और डाउन आता है। महामारी जब आती है तो एक व्यक्ति को प्रभावित करती है, पूरे को। तो ये जो महामारियों के खिलाफ जो हम अधिकार मांग रहे हैं, एक अकेला देश, एक सरकार नहीं देती, पूरे संसार को इसमें सहयोग करना पड़ता है। तो ये सारे हम कौन सी पीढ़ी के अधिकार कह रहे हैं? तीसरी, बहुसांस्कृतिक अधिकार। बहुसांस्कृतिक तीसरी पीढ़ी के अधिकार है। जो 1945 के बाद जो बहुसंस्कृतिवाद आया है, वो चाहे फ्लैंडर्स के हों, चाहे इंडिजिनस लोग हैं जिनको अपन कहते हैं माउरी है, कहाँ? इसमें न्यूजीलैंड के अंदर, या अमेरिका के जो रेड इंडियंस है, ये क्या मांग रहे? रेड इंडियंस जो थोड़े से बच गए हैं, वो उसको एक को नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? पूरे समूह को अधिकार। तो बहुसांस्कृतिक जो अधिकार है वो तीसरी पीढ़ी के अधिकार है, बहुसांस्कृतिक अधिकार। तो ये सारे हमने चर्चाएं की। अच्छा, अब ये बताएं आप, ये जो नारीवादी मांग कर रही है, उदारवादी और उग्रवादी, तो पहली पीढ़ी कौन सी है, दूसरी पीढ़ी कौन सी है? देखिए, ये जो
अधिकार हैं शुरुआती उदारवादी वाले, फिर उसमें समाजवाद घुस गया था, ये तो शुरुआत में दो में है। ये जो उग्र नारीवाद है ना, ये कहता है हर एक महिला का ही कहां शोषण होता है, तो ये पूरे समूह के लिए मांग रही है पूरे। तो ये जो उग्र नारीवाद की जो घरेलू मुक्ति की मांग है ना, ये कौन सी पीढ़ी की मांग है? 1945 के बाद पैदा। सन नहीं इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पूरे समूह का शोषण होता है महिलाओं का, चाहे वो अगड़ी हो, पिछड़ी हो, श्वेत है, श्वेत हो, सब महिलाओं का घरेलू शोषण होता है। तो ये तीसरी पीढ़ी के अधिकार है, विशेष करके पर्यावरणीय अधिकार, शांति का अधिकार, परमाणु बमों के खिलाफत अधिकार, वैश्वीकरण, बहुसांस्कृतिक अधिकार। इनको हम कौन सी बोलते हैं? तीसरी पीढ़ी के अधिकार बोलते हैं। हाँ, मजेदार, कई बार भूल जाते हैं बातें। आत्मनिर्णय का अधिकार। देखो, आत्मनिर्णय के अधिकार की जो पहली व्यापक चर्चा की थी वो वुड्रो विल्सन ने की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, कि हर एक देश को ये हक है कि उस पर राज कौन करे, या वो स्वायत्त होना चाहता है। कुल मिला के आत्मनिर्णय के अधिकार का मतलब है हम निर्णय करेंगे कि हमारे शासक कौन हो। तो हमने ये निर्णय करने के लिए 100 साल लग गए थे हमें, तब हमें मौका मिला कि अब तुम निर्णय करो तुम्हारा। तब अंग्रेज गए और हमें आत्मनिर्णय का अधिकार मिला। अब हम डिसाइड करते हैं कि हमारे नेता कौन होंगे, हमारे शासक कौन होंगे। तो आत्मनिर्णय का अधिकार एक व्यक्ति मांगता है या पूरा समूह मांगता है? पूरा समूह मांगता है। चलिए, तो पूरा आत्मनिर्णय का अधिकार भी तीसरी पीढ़ी का अधिकार। हालांकि पैदा कभी हुआ होगा, आप कह रहे भारत तो 100 साल से लड़ रहा था, आप कह रहे 1945 के बाद। सन यहां महत्वपूर्ण नहीं है, मुद्दा यह है कि कितने लोग मिलकर मांग रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आत्मनिर्णय का अधिकार भी कैसा अधिकार है? तीसरी पीढ़ी का अधिकार है। अब हम वापस वहीं चलते हैं। यार, अब आपके एक छवि बन चुकी है, प्रथम पीढ़ी के अधिकार, दूसरी पीढ़ी के अधिकार। अब क्या पूछा जा सकता है इसमें? जो क्वेश्चन आएगा ना वो कौन सा आता है, यहां से आप ध्यान रखना। अब ये जो मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने सिर्फ पर्यावरणीय अधिकारों की चर्चा की है। परमाणु बमों के खिलाफ जो संधियां हुई है उनकी चर्चा नहीं की। नहीं, मैंने सीटीबीटी की चर्चा की है, न एनपीटी की चर्चा की है। वो कौन सी पीढ़ी की है? तीसरी पीढ़ी के लिए है वो सीटीबीटी, एनपीटी है। शांति के लिए कोई चर्चा नहीं की है, ठीक है। मैंने एक वर्ष से पर्यावरणीय चर्चाएं की है, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है उनकी चर्चाएं नहीं की है, या फिर शरणार्थियों की सुरक्षा के लिए जो अधिकार बने उनकी चर्चा नहीं की। मैंने एक बार सिर्फ पर्यावरणीय चर्चाएं करके मुद्दे को छोड़ दिया था। तो ये कौन से अधिकार है? तीसरी पीढ़ी के सामूहिक अधिकार है। तो 1945 के बाद इनकी डिमांड से ज्यादा हो रही है। तो कारेल, वसाक और कितनी पीढ़ियां? 3 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये जो बहुसांस्कृतिक अधिकार है, इनको मनुष्यों की सामूहिकता कौन कहता है? भिखु पारिक। भिखु पारिक करेंगे आगे अपन, फिर कर लेंगे कि देखिए सांस्कृतिक अधिकार है किसी भी संस्कृति, वो एक पूरा समूह है, उसको चाहिए, ये कहना है भिखु पारिक का। तो कौन है जो बहुसांस्कृतिक अधिकारों को मनुष्यों की सामूहिकता कहता है? भिखु पारिक। मनुष्यों की सामूहिकता, भिखु पारिक। नाम से ऐसे लगता है कि भिखु होगा, है ना, भिखु, और ऐसे लॉर्ड भिखु पारिक। लॉर्ड सभा का सदस्य है कहां का? तब लॉर्ड लगता है ब्रिटेन की। इतना बड़ा विद्वान है, गुजराती है, तो पैसे वाला तो पक्का ही है। तो ये नाम है लॉर्ड भिखु पारिक, बड़ा विद्वान है ना, ब्रिटेन में ही रहता है। तो कारेल वसाक की चर्चा की। अब हम इस चर्चा को आगे और बढ़ाते हैं। अब हमारे पास कितनी दुनिया है? 3 दुनिया, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में कौन से देश आते हैं? उदार पूंजीवादी देश, पश्चिमी देश जिनको अपन बोलते हैं। एक है ना, जब भी टाइम मिले ना तो नक्शे वक्शे देखा करो ना, उस पर सिर्फ सोशल मीडिया व्हाट्सएप पे चुटकुले मत देखा करो, इमोजी मत देखा करो, मैप भी आते हैं उसके ऊपर, आप देखो। मैंने तो कह दिया पूंजीवादी देश आते हैं, पश्चिम के देश आते हैं। अब पश्चिम में कौन से देश पड़ते हैं? कुल मिला के यूरोपियन और पश्चिमी यूरोप के देश, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, डेनमार्क, ये सारे देश, और अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, सारे पश्चिम में नहीं पड़ते, कुछ पूर्व में भी है उनमें से, है ना। लेकिन इनको हम कौन से देश बोलते हैं? पश्चिम। प्रतिनिधित्व शब्द है। पश्चिम के जो देश हैं, जो पूंजीवादी देश है, वो प्रथम विश्व बनाते हैं।
द्वितीय विश्व आजकल शब्दावली अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि अब शीत युद्ध क्या हो गया है, समा, और बहुत सारे देशों से 1990 के बाद साम्यवाद क्या हो गया है, विशेष करके पूर्वी यूरोप के 8-10 देशों से साम्यवाद चला गया और यूएसएसआर खुद भंग हो गया। तो ये शीत युद्ध की शब्दावली है। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड में कौन आते हैं? हाँ, साम्यवादी देश जो थे वो आते थे सेकंड वर्ल्ड में, और थर्ड वर्ल्ड में और विकासशील देश थे जिसमें अधिकांश, सारे गुटनिरपेक्ष नहीं थे, अधिकांश गुटनिरपेक्ष देश थे, वो थर्ड वर्ल्ड में आते थे। तो भारत किस में आता है? 1990 से पहले की चर्चा करें तो भारत थर्ड वर्ल्ड में आता है। हालांकि ये घटिया शब्दावली है कि यूरोप, देखिए पूंजीवादी देश भी यूरोप के, और चीन को और उत्तरी कोरिया को और वियतनाम को और लाओस को छोड़ दे तो साम्यवादी देश भी यूरोप के, चेकोस्लोवाकिया है, रोमानिया है, बल्गारिया है, हंगरी है, पोलैंड है, ये सारे भी यूरोपीय देश। तो खुद को फर्स्ट और सेकंड कह रहे हैं, और हमें अफ्रीकन को, लैटिन अमेरिकन को और एशियन को क्या कह रहे हैं? थर्ड वर्ल्ड कह रहे हैं। तो ये ना एक मनोवैज्ञानिक वो शब्दावलियां होती है, ये आपके दिमाग में बार बार पढ़ते हैं तो हम समझने क्या लगते हैं कि वो श्रेष्ठ है और हम क्या हैं? निम्न है। तो बाद में कहा गया कि कोई फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड नहीं है, सारा वर्ल्ड क्या है? एक है। तो प्रथम दुनिया में कौन से अधिकार चलते हैं? नागरिक और राजनीतिक, अब आपको याद है। और द्वितीय दुनिया में सामाजिक और आर्थिक अधिकार, और तीसरी दुनिया में सांस्कृतिक और या बहुसांस्कृतिक और सामूहिक विकासात्मक अधिकार। सामूहिक विकासात्मक अधिकार की पूरा समूह है ना, वो विकास चाहता है। ये कौन सी जनरेशन के अधिकार है? ये थर्ड जनरेशन के। और कौन से विश्व के लोगों को ज्यादा चाहिए? क्योंकि उनके विकास पूर्ण हो चुका है। पश्चिम के लोग वैसे अमीर थे, फिर साम्यवाद आया तो बाकी लोग और यूरोपियन देशों के लोग भी ठीक ठाक हो गए, उनकी आर्थिक स्थितियां सुधर गई, भौतिक संसाधन खूब हो गए उनके पास। अब गरीब कौन से रह गए? ये तीसरी दुनिया। तब उन्होंने क्या मांगा? सामूहिक विकासात्मक अधिकार मांगे। तो हमने 3 दुनिया और कितने अधिकार किए? 3 अधिकार किए हैं। सेकंड में नहीं आते दरअसल। अभी इसने लिख तो दिया संस्कृति के अधिकार, लेकिन बहुसंस्कृति है ना, वो देखो इंडिजिनियस लोग कोई एक नहीं होता है ना। तो बहुसंस्कृतिवाद की जो मांग है ना, वो उसी में आएगी ले दे के। हालांकि इसने सांस्कृतिक अधिकार यहां लिख दिए हैं, लेकिन देखिए आप ध्यान रखना, द्वितीय पीढ़ी के अधिकारों में 3 शब्द लिखे हुए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार लिखे हुए हैं। तो आप बहुसंस्कृति को एक बार मारो गोली, आप तो तीसरी पीढ़ी के अधिकारों को सामूहिक मानो और उसमें पर्यावरण को शामिल कर लो, शांति को शामिल कर लो, ठीक है, और उसमें परमाणु बमों की खिलाफ शामिल कर लो, इनको शामिल कर लो एक बार। अब जब वापिस आओगे तो हम इतिहास और देखेंगे कि ये कैसे बढ़े, कैसे अंबुई संहिता, अंबुरावी की संहिता, ये 100 के शिलालेख, और उससे आगे की चर्चा करेंगे। पर सुविधाओं की भी चर्चा करेंगे 1966 वाली, और चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत।